जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आइए चालुक्य वंश के इतिहास को देखें जो खासकर मध्यकाल में आए हैं। और इसमें दो चालुक्य मुख्य रूप से हैं, एक पश्चिमी चालुक्य और दूसरे पूर्वी चालुक्य। तो पूर्वी चालुक्य यद्यपि देखा जाए तो चोल चालुक्य वंश में बाद में जाके चोलों में विलीन हो गया और यह आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ये वेंगी के चालुक्य के नाम से आते हैं। जबकि पश्चिमी चालुक्य में प्रारंभ में यदि देखा जाए तो मूल चालुक्य वातापी या बादामी के चालुक्य हैं और जिनका क्षेत्र कर्नाटक का क्षेत्र है, यानी दक्कन और आज का गुजरात, महाराष्ट्र, फिर आप कुछ कर्नाटक का भाग और कुछ आंध्र प्रदेश के भाग में देख सकते हैं। यदि आप देखें यहाँ भारत के मानचित्र को तो चालुक्य शासक गुजरात और महाराष्ट्र का कुछ भाग, फिर आप कर्नाटक के कुछ भाग को देख सकते हैं और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग चालुक्य शासन के अधीन है या वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य कहलाते हैं। और उसके बाद इतिहास में अगर देखा जाए तो बादामी के चालुक्य का जब पतन होता है तो उसके स्थान पर राष्ट्रकूट आते हैं और फिर राष्ट्रकूटों का जब पतन होता है तो उसके स्थान पर पुनः कल्याणी के चालुक्य आते हैं। तो यह अगर देखा जाए तो मूल रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक का क्षेत्र है जहां बादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य रहेंगे या फिर राष्ट्रकूट रहेंगे या फिर कल्याणी के चालुक्य रहेंगे। तो आप देख लिए इस प्रकार इतिहास में पश्चिमी शाखा में वातापी के चालुक्य और दूसरे कल्याणी के चालुक्य आते हैं और जबकि पूर्वी शाखा में आप वेंगी के चालुक्य वंश का एक एक करके उसका विश्लेषण करें। देखिए उससे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो बादामी या वातापी के चालुक्य तो क्षेत्र आप जानेंगे दक्कन का क्षेत्र है, यानी महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक का कुछ भाग है और कुछ आंध्र प्रदेश का भाग है। तो इसके जो संस्थापक थे बादामी या वातापी के चालुक्य वो जयसिंह थे, यानी वातापी के चालुक्य वंश की उन्होंने ही स्थापना की थी और राजधानी इसकी क्या है, वातापी, यानी कर्नाटक के निकट है वातापी, वही था इसका। और देखिए इसके प्रमुख शासक के रूप में देखा जाए तो पुलकेशिन प्रथम का नाम आता है, कीर्तिवर्मन का नाम आता है, मंगलेश का नाम आता है, पुलकेशिन द्वितीय का नाम आता है, विक्रमादित्य का नाम आता है, विनयादित्य है और विजयादित्य है और अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय है। तो इसमें से हमारे काम के लिए आप एक पुलकेशिन प्रथम का नाम ध्यान में रखिए और कुछ कीर्तिवर्मन के बारे में पढ़ाई की जाएगी और पुलकेशिन द्वितीय प्रमुख शासक के रूप में है। आप जैसा कि पढ़ चुके हैं इससे पहले हर्षवर्धन के काल में, मतलब पुलकेशिन द्वितीय का हर्षवर्धन के साथ युद्ध होता है जिसमें हर्षवर्धन पराजित हो जाते हैं। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर होता है और ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय का ही अभिलेख है जिसे रवि कीर्ति ने लिखा है, इसके दरबारी ने, और इसमें इस युद्ध का वर्णन है। तो आप ध्यान में रखिएगा इसको। तो आइए देखिए पुलकेशिन प्रथम 543-44 में वातापी क्षेत्र की पहाड़ी की किलीबंदी इसके द्वारा की जाती है और इस पुलकेशिन प्रथम के द्वारा इस शहर का नींव रखा जाता है और जिसके कारण इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो आप ध्यान रखिए वातापी वंश के यदि संस्थापक के रूप में दे तो जयसिंह का नाम आएगा, यदि वास्तविक संस्थापक के रूप में दे तो इसी प्रकार पुलकेशिन प्रथम इसमें आएगा। पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ आयोजन कराने की घोषणा कर दी और अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जहां वह वातापी में किले का निर्माण किया और अश्वमेध यज्ञ की घोषणा की और अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस प्रकार इसको कहा जाता है कि वास्तविक संस्थापक के रूप में, यानी सामंत से यह स्वतंत्र शासक बन चुका था। अब वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। देखिए वातापी का नींव जरूर रखा था लेकिन इसका निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है और कीर्तिवर्मन ने कोंकण क्षेत्र में विजय कर गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो यदि भारत के ये दक्षिणी भाग को यदि आप देख रहे हैं तो ये गुजरात से लेकर गोवा तक का जो क्षेत्र है वो कोंकण तट कहलाता है। ये काठियावाड़ है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये काठियावाड़ तट है और यहाँ अगर देखा जाए तो ये कोंकण तट है गुजरात से लेकर गोवा तक और गोवा से लेकर मंगलुरु तक, यानी कर्नाटक के क्षेत्र में पड़ता है ये मंगलुरु। यहाँ का अगर देखा जाए तो इसको केरला तट कहते हैं और मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक के देखा जाए तो ये मालाबार तट है।
तो कोंकण तट, केरला तट और मालाबार तट दिख रहे हैं, गोवा के पास है ना ये। तो यहाँ पर देखिए कोंकण तट पर कीर्तिवर्मन प्रथम ने विजय प्राप्त कर ली थी और गोवा को अपने अधिकार में ले लिया था। और प्राचीन यदि नाम यानी मध्यकाल में उस समय गोवा का नाम रेवती द्वीप था, याद रखना है इसको, रेवती द्वीप गोवा को कहा जाता था। अब देखिए, और इस प्रकार इसने कीर्तिवर्मन ने प्रमुख बंदरगाह पर भी अधिकार कर लिया और व्यवसाय की उन्नति हुई, जिसके कारण साम्राज्य को काफी व्यावसायिक लाभ हुआ। तो अब देखिए पुलकेशिन द्वितीय जो कि एक प्रमुख और महान शासक के रूप में माने जाते हैं, तो बहु सुवर्ण और अग्निष्टोम यज्ञ इसने करवाया था। और यह इसका पता कैसे चलता है, यहाँ देखिए एक स्रोत है महाकूट स्तंभ लेख है जो कर्नाटक क्षेत्र से मिला है। इसी से पता चलता है कि बहु सुवर्ण और अग्निष्टोम यज्ञ करवाया था पुलकेशिन द्वितीय ने। और जिनेंद्र का मेगुती मंदिर का भी निर्माण इसने कराया था। तो ये जिनेंद्र अगर देखा जाए तो ये जैन मंदिर है और ये मेगुती मंदिर जो है यह आप कर्नाटक के क्षेत्र में यानी ऐहोल क्षेत्र के परिसर में इसको देखा जा सकता है। मेगुती मंदिर को हराकर परमेश्वर और दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि पुलकेशिन द्वितीय ने ग्रहण की थी। और ईरान के शाह खुसरो के दरबार में अपने राजदूत को भेजा और देखा जाए तो खुसरो ने भी पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में अपने राजदूत को भेजा था। मतलब ईरान से इसने अपने राजकीय संबंध को बनाए रखा। और 641 ईस्वी में वेनसांग ने इसके दरबार में यात्रा की थी। मतलब दक्षिण की ओर जब यह आया था तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में वेनसांग आया था। यही देखा जाए तो 642 में नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि पल्लव शासक थे उसने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था और संभवतः पुलकेशिन द्वितीय इसी युद्ध में मारे गए। तो इसको देखिए 642 में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया और इसमें पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। अब देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम ने इस विजय पर वातापी कोंड की उपाधि धारण की, यानी वातापी का विजय करने वाला, इसको वातापी कोंड कहा जाता है, इसलिए वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। अब ऐहोल अभिलेख जैसा कि आप जानते हैं यह पुलकेशिन द्वितीय का है और इसके लेखक हैं रवि कीर्ति, ये ध्यान में रखिए। और आप जानते हैं कि ऐहोल को जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है और यह कर्नाटक राज्य में है। और देखिए अजंता के एक चित्र में पुलकेशिन द्वितीय को एक फारसी शिष्टमंडल का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। शायद यह खुसरो जो ईरान के शासक हैं उसके संदर्भ में हो, ईरान के शासक के द्वारा जो दूत भेजा जा रहा है और उसके साथ जो आने वाले शिष्टमंडल है उसी का चित्रण अजंता की एक चित्रकारी में की गई है। अब देखिए अगले शासक जो है विनयादित्य ने सकलो उत्तरापथ स्वामी की या नाथ की उपाधि धारण की थी। ये सकलो उत्तरापथ नाथ की उपाधि किसने, विनयादित्य ने धारण की थी। मतलब उत्तरापथ, आप देखिए एक दक्षिणापथ है और एक उत्तरापथ है, तो उत्तरापथ पर इसने विजय प्राप्त कर ली थी जिसके कारण विनयादित्य को एक अभिलेख में ये उपाधि से संबोधित किया गया है। अब देखिए विक्रमादित्य द्वितीय के समय दक्षिण पर अरबों का आक्रमण हुआ, मतलब अरब आक्रमणकारी अब दक्षिण की ओर आ गए हैं। तो इसमें विक्रमादित्य द्वितीय के समय मतलब वातापी के जो चालुक्य शासक थे उसमें विक्रमादित्य द्वितीय के समय अरबों का आक्रमण हुआ है। विक्रमादित्य द्वितीय की भतीजा पुलकेशी इस आक्रमण को का डटकर मुकाबला किया जिसके कारण विक्रमादित्य द्वितीय ने पुलकेशी को अवनिजाश्रय की उपाधि प्रदान की थी। ध्यान रखना है अवनिजाश्रय की उपाधि पुलकेशी को दी गई जो कि विक्रमादित्य द्वितीय का भतीजा था। अब देखिए विक्रमादित्य द्वितीय की दो पत्नी थी, एक का नाम था लोक महादेवी और दूसरा का था नाम त्रैलोक्य देवी। और कर्नाटक के ही क्षेत्र में देखिएगा पटदकल है जिसमें पटदकल में अगर देखा जाए तो लोक महादेवी ने एक विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण कराया था, जबकि त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण पटदकल में ही करवाया था। तो इस प्रकार आप इसमें वादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य के विषय में जाने। अंत में देखा जाए तो कीर्तिवर्मन द्वितीय जो है वादामी या वातापी के चालुक्य के अंतिम शासक हुए जिसे
राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने हड़ाकर उसी क्षेत्र पर यानी वातापी के क्षेत्र पर ही राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। और आप जानते हैं कि राष्ट्रकूट की जो राजधानी है वो मलखेड़ या मान्यखेत है, जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र में है, यानी वातापी कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्र पर ही इसका राष्ट्रकूट का अधिकार होता है। आइए अब हमें कल्याणी के चालुक्य को देखते हैं। इससे पहले आपने वातापी के चालुक्य को देखा था। क्षेत्र वही है, कर्नाटक और महाराष्ट्र का क्षेत्र मूल रूप से, और इसकी राजधानी मान्यखेत है प्रारंभ में। तो यहाँ पे देखिए कल्याणी के चालुक्य 200 वर्षों के लंबे और सफल शासनकाल के बाद राष्ट्रकूटों का स्थान कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों ने ले लिया। तो आप देखे थे कि बादामी के चालुक्य आए और उसके बाद दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट शासक के रूप में वहां पर शासन किया था। तो यह लंबे समय 200 वर्षों तक इसका शासन रहा राष्ट्रकूटों का। उसके बाद पुनः कल्याणी के चालुक्य यहाँ स्थापित हुए। अब देखिए इसके संस्थापक तैलप दूती या तैल दूतियों को माना जाता है, और इनका जो शासन की अवधि है 973 से लेकर 997 तक का। तो ध्यान में रखिएगा ये एडी में है। और इसने मैसूर के गंग, मालवा के परमार, गुजरात के चालुक्य और चेदी के कलचुगी जैसे पड़ोसी शक्तियों को पराजित किया। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ये क्या है, मैसूर का क्षेत्र है, ये देखिए कर्नाटक का ही क्षेत्र है ये। उसके गंग, तो गंग के दो भाग आएंगे, एक मैसूर यानी कर्नाटक के क्षेत्र के गंग और एक ओडिशा के गंग आएंगे। तो यहाँ देखिए मालवा के परमार, ये आपको एकदम ध्यान रखना है। तो ये मालवा क्षेत्र एमपी का है। और गुजरात के चालुक्य, ये देखिए फिर चालुक्य एक वंश आया। तो आगे चलकर आप इसी चालुक्य और सोलंकी वंश में भीम द्वितीय को देखिएगा, और मोहम्मद गजनवी का जब सोमनाथ पर आक्रमण होता है तो वहां ये दो पात्र आएंगे। तो ये ध्यान में रखना है। और चेदी के कलचुगी शासक जो कि इसके पड़ोसी में है, इन्हीं शक्तियों से इसका मुकाबला हुआ। तो इसमें प्रमुख शासक के रूप में देखिए तैलप प्रथम का नाम आता है, तैलप द्वितीय का नाम आता है, विक्रमादित्य का नाम आता है, जयसिंह है, सोमेश्वर है, सोमेश्वर द्वितीय है, विक्रमादित्य सिक्स्थ है, सोमेश्वर तृतीय है और तैलप तृतीय का नाम आता है। जिसमें प्रमुख शासक के रूप में आप तैलप द्वितीय को देखें जिसने इसकी स्थापना ही की थी, और विक्रमादित्य का भी नाम आता है, और इसमें जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुए वो विक्रमादित्य सिक्स्थ हुए। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और सोमेश्वर प्रथम को भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए सोमेश्वर प्रथम ने राजधानी मान्यखेत, ये जो महाराष्ट्र के मालखेड़ यानी वर्तमान में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है, से हटाकर कल्याणी यानी कर्नाटक के स्थानांतरित किया था। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स्थ को माना जाता है, जिसकी दरबार में विज्ञानेश्वर जैसे विद्वान रहते थे। इस वंश में विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में देखिए दो विद्वान विल्हन एवं विज्ञानेश्वर थे। और विल्हन की एक प्रमुख रचना है विक्रमांक देवचरित्र, जो कि विक्रमादित्य सिक्स्थ की जीवनी है, एक तरफ से मतलब बायोग्राफी है इसकी। और विज्ञानेश्वर मिताक्षरा के लेखक हैं, और जिसमें एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो विधि ग्रंथ है यानी विधि की पुस्तक है, लॉ बुक है। और यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखा हुआ है। टीका का मतलब होता है उसकी व्याख्या या कमेंट्री। ये भी स्मृति साहित्य है जो कि लॉ बुक होती है, उसी पर इसके द्वारा टीका लिखा गया है विज्ञानेश्वर का। और भारत में खासकर संपूर्ण भारत में यदि असम और बंगाल को छोड़ दिया जाए तो जमीन के बंटवारा आज भी हिंदू विवाह अधिनियम या फिर जमीन संबंधित जितने भी बंटवारे हैं वो भारत सरकार भी विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखे गए मिताक्षरा के अनुसार ही बंटवारे के लिए विधि का प्रयोग करती है। आज भी अगर बंगाल और असम के कुछ भागों में जिमुतवाहन के द्वारा लिखे गए दाय भाग के अनुसार हिंदू बंटवारा संबंधी कानून प्रचलित है, और जबकि शेष भारत में विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा का हिंदू बंटवारा में कानून का प्रयोग होता है। तो ये आज भारत सरकार भी इसको अपनाए हुए हैं। तो अब देखिए क्या 12वीं शताब्दी तक के ये चालुक्य वंश यानी जो कल्याणी के चालुक्य थे उन्होंने शासन किया, एवं उनके स्थान पर देखिए गौर कीजिए यहाँ वारंगल के काकातीय और द्वार समुद्र के होयसल और देवगिरी के यादवों ने शासन किया। प्रश्न डायरेक्ट आते हैं, काकाती कहां से संबंधित है तो वारंगल से, और होयसल कहां से संबंधित है तो द्वार समुद्र से, और यादव कहां से हैं तो देवगिरी के। इसीलिए जैसे पिछले बार में आपने देखा मालवा के परमार
तो उसमें मालवा प्रमाण कहां से संबंधित है, तो मालवा से। तो ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। पूर्वी चालुक्य को देखा जाए जिसमें वेंगी के चालुक्य है, और यह कहा जाता है कल्याणी के चालुक्य की ही एक शाखा है ये, और ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र में सिमट के रहे थे। और संस्थापक इसके विष्णुवर्धन है, और इसकी राजधानी वेंगी यानी आंध्र प्रदेश का भाग है। और इसके एक प्रतापी शासक हुए विक्रमादित्य तृतीय, और इसके सेनापति पंडरंग थे, ये ध्यान में रखिए। और काफी लंबे समय तक ये जो वेंगी के चालुक्य थे वो चोलों के संरक्षण में रहे, और कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में चोल में इस साम्राज्य का विलय हो गया, और चोल चालुक्य संबंध भी, वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए। और कुलोतुंग के बाद देखा जाए तो चोल चालुक्य एक ही माने जाते हैं। तो इस प्रकार आप चालुक्य वंश को देखें। कल हम राष्ट्रकूट के विषय में जानेंगे, और छिटपुट बने जैसे देवगिरी के यादव हो गए, होयसल हो गए, वारंगल के काकतीय, इन शासकों को जानेंगे। उसके बाद मध्यकाल प्रारंभ हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।